चलिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग चल रहा था। अभी तक जो टॉपिक्स में जितने भी सम्स आपको होमवर्क में दिए थे पहले वो देख लेते हैं, उसमें आपके जो भी डाउट्स हो। कुछ इलस्ट्रेशंस भी थे, पहले वो देखते हैं। इलस्ट्रेशन में आपके कोई क्वेरीज, कोई आंसर नहीं आया, कुछ पूछना है तो बताओ। सारे आ गए, एक्सरसाइज वाले, केस स्टडीज वाले भी। केस स्टडी में फर्स्ट चलो, तो केस स्टडी में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी क्वेरी है वो देख लेते हैं। अलग अलग प्रपोजल्स दे रखे हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एनुअल नेट कैश फ्लो मतलब CFAT दे रखा है, लाइफ और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, GT फैक्टर भी दे रखा है। पेबैक पीरियड के हिसाब से आपको रैंकिंग देनी है और पेबैक पीरियड 6 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। रैंक द प्रपोजल अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ रिटर्न, NPV मेथड, कट ऑफ रेट इज 20%। वो तो चलो सही है। तो पेबैक पीरियड वाला कैलकुलेशन तो काफी इजी है। वहां तो डायरेक्टली आपको CFAT को डिवाइड करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय CFAT। वो समझा देता हूँ। देखो, प्रोजेक्ट ए है, उसमें आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 31,300 और जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ रहा है CFAT वो 6,000 है। तो हर साल 6,000 रिकवर हो रहा है। एन्यूटी वाले में तो पेबैक पीरियड गिनना और इजी है, सीधा डिवीजन करना है कि 6,000 पर एनम के हिसाब से 31,300 रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल आप डिवीजन कर लो, पेबैक पीरियड आ गया 5.22। वैसे ही करके बाकी के भी सारे निकल जाएंगे। उन्होंने बोला है कि पेबैक पीरियड जो है वो 6 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो जिस प्रोजेक्ट में 6 ईयर से ज्यादा पेबैक पीरियड आएगा वो प्रोजेक्ट तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि एक बेसिक कंडीशन जो आपने रखी थी वही फुलफिल नहीं हो रही। बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से फिर पेबैक पीरियड जिसमें मिनिमम होगा वो बेटर है, या जो लोएस्ट होगा वो बेटर है। ये पेबैक पीरियड लो होने का मतलब है कि रिकवरी जल्दी हो रही है, पेबैक पीरियड हाई होने का मतलब है रिकवरी में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ऑब्वियसली हम क्विक रिकवरी के ऊपर पहले फोकस करेंगे, वो कंडीशन है। ठीक है, तो वो तो हो गया। दूसरा वाला पार्ट जो NPV मेथड है, तो NPV में भी क्वेरी वैसे आनी नहीं चाहिए ना, सेम ही तो चल रहा है। आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी तो दे रखा है, सीधा मल्टीप्लाई ही करना है। CFAT दिया हुआ है प्रोजेक्ट ए में 6,000 और 10 साल का प्रोजेक्ट है। 10 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर 4.192 वो भी दे रखा है, GT फैक्टर। सीधा मल्टीप्लाई करो, 6,000 इंटू 4.192 माइनस 31,300 इनिशियल इन्वेस्टमेंट, NPV आ जाएगा। उन्होंने क्या है वो NPV इंडेक्स बोला है, मतलब वो PI रेशियो हो गया एसएच। आपने NPV अगर कैलकुलेट करेंगे तो प्रोजेक्ट ए वाले केस में 6,000 इंटू 4.192 ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, जो भी आ रहा है माइनस 31,300 इनिशियल कैश आउटफ्लो। दिस डिफरेंस विल बी NPV। ये डिफरेंस आप देख लो कितना आ रहा है। उन्होंने क्वेश्चन में NPV इंडेक्स बोला है, वो इंडेक्स मतलब वो PI रेशियो हो गया। तो PI रेशियो निकालने के लिए ये पहले मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो रहा है 25,152 ये आ रहा है, डिवाइड बाय 31,300। NPV इंडेक्स मतलब PI रेशियो हो गया। ये थोड़ा क्या अलग अलग नाम यूज करके कंफ्यूज करते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। जब नाम NPV PI रेशियो रखा है तो फिर वैसे ही दे दो तो बेटर है। तो ये आप करोगे तो देख लो उनसे वैल्यू मैच हो रही है, तो 0.80। NPV मतलब इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव में आएगा कुछ 5-6,000 के आसपास। अब हो जाएंगे बाकी के सारे प्रोजेक्ट सॉल्व। तो NPV इंडेक्स के बेसिस पे रैंकिंग देना है। अब क्वेश्चन में पूछा गया और किया क्या वो देख लो, मैच नहीं हो रहा। क्वेश्चन में पूछा रैंक द प्रपोजल अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न को बना दिया प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड के हिसाब से NPV इंडेक्स। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे से फिर आप वो अज्यूम कर सकते हो कि रेट ऑफ रिटर्न है पर रुपी, रिटर्न कितना आ रहा है। तो भाई ये इतना लगाया और इसमें से इतना रिटर्न आया, तो ये रेशियो आ गया ना 1 में से 0.8। इस तरीके से एग्जाम में ऐसा कंफ्यूज करते नहीं है,
एनपीवी पीआई ये सब जो फैक्टर्स होते हैं स्पेसिफिक लिखा होता है। यहाँ ये लोगों ने थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा घुमा फिरा के लिखा है, बट कोई बात नहीं, आइडिया आ जाएगा। बोलो और कुछ क्वेरी, बाकी किसी सम में डाउट? क्लियर है सब? लास्ट मैंने आपको आईआरआर वाला टॉपिक बताया था। मॉड्यूल में तो इतने सम्स नहीं दे रखे प्रॉपरली। वो अपने क्रैकर में से देखने पड़ेंगे। मीनवाइल में और कोई मेथड्स देख लेता हूँ, अगर एक्सप्लेनेशन में ले सकते हैं। एक थियरी आंसर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। पेज नंबर 510 पे है, कैपिटल रेशनिंग। मिला? कैपिटल रेशनिंग ये थियरी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी हुआ है, वापस रिपीट भी हो सकता है, और दो टाइप्स भी है उसमें, इंटरनल एक्सटर्नल वैसे बोला हुआ है। तो कैपिटल रेशनिंग का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको ऑलरेडी कैपिटल बजटिंग के टाइम समझा दिया, तो सेम ही बात है। कैपिटल बजटिंग का जो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक बजट सेट करना, एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल रेशनिंग मतलब रैशनली डिसीजन लेना, सोच समझ के कट डाउन करना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक्सपेंसेस को कट डाउन भी करना पड़ता है, और ये बहुत सीरियस चैलेंज हो जाता है। रीजन बीइंग के जो स्टार्टअप्स है ना, स्टार्टअप वालों को देखो खुद का पैसा तो जाता नहीं है, वो लोग तो क्या है ना, इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं, कैश बर्निंग करते हैं, मतलब पैसा खर्च करेंगे ज्यादा से ज्यादा, कस्टमर्स को डिस्काउंट ज्यादा देंगे, उनको मतलब टू गुड टू बी ट्रू वाली सिचुएशन हो जाएगी कि जहाँ पे कस्टमर भी समझ रहा है कि इतने सस्ते में तो प्रोडक्ट दे ही नहीं सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देके उसको हैबिट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जोमेटो हो गया या स्विगी हो गया, बड़े बड़े स्टार्टअप्स ने इसी तरीके से हैबिट डेवलपमेंट किए, लेकिन अभी भी इनके बिजनेस मॉडल जो है वो प्रॉब्लम में है। जोमेटो इतने साल से आपको डिस्काउंट दे दे के खाना खिला रहा है, अब जोमेटो महंगा हो गया, उसके बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है, बिकॉज एक्सपेंसेस तो कहीं ना कहीं उनके बढ़े हुए हैं, और जैसे ही वो महंगा करते हैं ऑर्डर वैल्यू कम हो जाती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाते हैं, सस्ता करते हैं ऑर्डर आ जाते हैं, लेकिन फिर पैसा जेब से जाता है, तो बहुत सी सॉ वाली कंडीशन और प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो स्टार्टअप फाउंडर्स एक पॉइंट के बाद जब बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे होते हैं, तो एक पॉइंट आ जाता है जहां उनको कैपिटल रेशनिंग करना पड़ता है, खर्चे कट डाउन करने पड़ते हैं, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी ऑन पेपर दिखनी चाहिए। देखो इन्वेस्टर जिसको आपने पिच किया और जो पैसे लगा रहा है ना, इनिशियली वो भी समझता है कि यार अभी एकदम से कोई बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग हो नहीं जाने वाला है, इट विल टेक टाइम, और धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि स्टार्टअप वाले ने उसको समझाया वैसे कि सर आप एक दिन देखना अपन प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, इतने यूजर्स आ जाएंगे, इतने कस्टमर बेस हो जाएगा, इतना रेवेन्यू हो जाएगा, इतना नंबर उसको दिखा देते हैं बड़े बड़े, वो खुश हो जाता है। अब पैसा देना शुरू कर दिया, कुछ साल से पैसे दे रहा है, एक पॉइंट पे वो इन्वेस्टर का भी दिमाग खराब होता है कि यार मैं इतने साल से पैसे लगाए जा रहा हूँ, तुम बोल रहे हो कल प्रॉफिटेबल होगा, परसों प्रॉफिटेबल होगा, कब होगा? अब प्रॉफिटेबिलिटी दिखाओ तो मैं आगे पैसे दूंगा, बहुत हो गया। सैचुरेशन पॉइंट उसका मेंटली भी आ जाता है। उस पॉइंट पे फिर कंपनी के फाउंडर्स या मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है कि अब क्या करे, प्रॉफिट कैसे दिखाए। तो प्रॉफिट दिखाने के लिए वो सेल बढ़ा सकते हो, मार्जिन बढ़ा सकते हो, तो ईजी हो जाता है, बट यूजुअली कॉम्पिटेटिव मार्केट में ऐसा होता नहीं। तो दूसरा रास्ता क्या, खर्चे कट डाउन करना। तो एक्सपेंसेस को कट डाउन करने की कोशिश की जाती है, और ये चीज या तो मैनेजमेंट खुद से भी डिसीजन ले सकता है, या फिर इन्वेस्टर के प्रेशर में डिसीजन लेना पड़ता है। तो जो उसके दो टाइप्स आपको दिख रहे हैं ना, इंटरनल और एक्सटर्नल, वही चीज है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट खुद ये डिसीजन ले रहा है कि भाई जो एक्सपेंसेस अवॉइडेबल है वो अपने को कट डाउन करने चाहिए, तो दैट इज इंटरनल कैपिटल रेशनिंग। इसमें किसी ने आउटसाइड किसी एंटिटी ने प्रेशर नहीं किया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स की तरफ से, बैंकिंग ऑफिशियल्स की तरफ से, जिन्होंने आपको लोन्स दे रखे हैं, वो लोग भी प्रेशर बनाते हैं कि यार तुम लोग तो लॉस में ही चल रहे हो, कुछ तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑन पेपर लाओ, हमारा जो इतना पैसा लगा हुआ है डेट के फॉर्म में, उसका इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाओगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करो, तो उसके लिए कुछ करके दिखाओ, तो ये आगे की बात होगी, नहीं तो हमारा फंड वापस करो। तो ऐसा प्रेशर बिल्टअप होता है एक्सटर्नली, और तब मैनेजमेंट को ये चीजें करनी पड़ती है। अब कॉस्ट कटिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई मेथड्स, डिपेंडिंग है आपका बिजनेस कैसा है। एम्प्लॉय को निकालो,
एक ऑप्शन है। अभी देख रहे हो सारी आईटी कंपनीज जॉब ले ऑफ कर रही है। अगर सोशल मीडिया में 2-3 दिन से देख रहे हो तो इंटेल ने अनाउंस किया 24,000 एम्प्लॉय निकाल रहे हैं अगले साल तक। टीसीएस ने अनाउंस किया 2% वर्कफोर्स कम करेंगे टिल FY26। टीसीएस कभी एम्प्लॉय निकालता नहीं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जब पूरा मार्केट निकाल रहा होता है ना वो हायर कर रहे होते हैं। बट अब टीसीएस बोलने लग गया है कि भाई बहुत हो गया, अब हम हेड काउंट पे नहीं जाएंगे, मतलब उनकी लैंग्वेज में कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी कितनी बड़ी है वो पहले ऐसे देखा जाता था कि उनके पास कितना बड़ा स्टाफ है। अब वो बोल रहे हैं कि ये मार्केट अब चेंज हो चुका है। नाउ इट डज नॉट डिपेंड कि हमारे पास कितनी बड़ी वर्कफोर्स है, डिपेंड ये करता है कि हम प्रोडक्टिविटी कितनी देते हैं। तो कम लोगों में ज्यादा प्रोडक्टिविटी पे फोकस रहेगा, तो जितना भी एक्स्ट्रा हायरिंग ओवर रिक्रूटमेंट हुआ है या जिन जॉब रोल्स की अब रिक्वायरमेंट नहीं है उनको हटाया जाएगा। तो टीसीएस जैसी कंपनी अगर ये करने पे आ गई तो सीरियस कंसर्न है। एंड वन ऑफ द रीजन इज एआई ऑब्वियसली, बिकॉज ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है। तो जहाँ ह्यूमन माइंड की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे फिर उसको सैलरी क्यों देंगे, और सैलरी देने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हर सर्विस ओरिएंटेड कंपनी का मेजर खर्चा जो है वो सैलरी है। तो जितना कट डाउन करेंगे उतना इन्वेस्टर्स को प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी, बट किसी की जॉब जा रही है। तो इंटेल 24,000 निकाल रहा है, बीच में फेसबुक ने 12,000 निकाले, माइक्रोसॉफ्ट ने निकाले, अमेजोन ने निकाले। तो इस फाइनेंशियल ईयर में क्यूमुलेटिवली बड़ी आईटी कंपनीज का मिला के अराउंड 1 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला गया, और लास्ट 2 साल में ये नंबर 3 लाख से ऊपर है। तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है आईटी सेक्टर के लिए, प्लस अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के लिए, कि इस चीज को सीरियसली लेना कितना नेसेसरी है, क्योंकि आगे जाके पैसे तो कमाने हैं, घर तो चलाना है, और हालत मार्केट में इतनी खराब है। तो अगर हम अपनी स्किल पे ध्यान नहीं देंगे तो वो चीज़ कितनी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है वो डेटा आपके सामने है। या आईटी वाले जो जिनकी जॉब जा रही है ना वो भी अच्छी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, बैचलर्स मास्टर्स किया हुआ है, काम सीखे हुए हैं, फिर भी निकाल रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, और टाइम के साथ साथ स्किल को अपग्रेड करते रहना कितना नेसेसरी है वो इनके एग्जाम्पल से दिख रहा है। मतलब 5 साल पहले जो इन्होंने पढ़ा होगा वो टेक्नोलॉजी आज यूजलेस है, क्योंकि वो है ही नहीं। अब एआई आ चुका है, अब एआई ऑपरेट करने के लिए भी मैन पावर चाहिए, बट वो मैन पावर को आता ही नहीं कि एआई है क्या, तो अब उनको वो जाके सीखना पड़ेगा। तो कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, मास्टर डिग्री आ चुकी है, बट मार्केट चेंज हो गया है। तो आपको मार्केट में रहना है तो आपको अपग्रेड करना है। तो ये चीज बहुत टफ होती जा रही है। तो इसको जो सीरियसली लेगा उसके बाद 2 पैसे बचेंगे, नहीं लेगा तो बाद में धक्के खाएगा। वो लिटरल रियल फैक्ट है। 24,000 लोगों को निकालना कोई छोटी बात नहीं है। टाटा कंपनी ने भी 2000 एआई रखे, मतलब एआई मशीन रखी, इसलिए 2000 निकाल दिए। हाँ वही हो गया, एआई एनेबल्ड हो गया। हाँ जो टीसीएस वही ना, मैं टाटा की तो बात कर रहा हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ही है। हाँ तो टीसीएस की बात कर रहा हूँ, 2% वर्कफोर्स हटाने की बात कर रहे हैं, दैट इज अ सीरियस नंबर। तो कंपनीज ये सब मेजर्स क्यों ले रही है? ऑन पेपर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। देखो आईटी कंपनी को इम्पैक्ट करता है, हम जैसे फील्ड वालों को भी एआई इम्पैक्ट करता है। अपनी फील्ड में अभी इतना इम्पैक्ट नहीं है, लॉ वाली फील्ड में तो नहीं है, बिकॉज वहाँ ह्यूमन माइंड की जरूरत है। अब कल को चैट जीपीटी केस सॉल्व करने लग गया कि पूरा डेटा अपलोड कर दो, मैं ही बता देता हूँ कौन जीता कौन हारा, तो फिर जज की जरूरत भी नहीं है, वो एक बात अलग हो गई। लेकिन लॉ वाली फील्ड में है, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट्स पे चलता है, विटनेस प्रेजेंटिंग पे चलता है, एविडेंसेस पे चलता है, और क्लरिकल कंप्लायंस वर्क है। तो अपनी फील्ड पे अभी उतना डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग की फील्ड पे है, कैलकुलेशन वाली फील्ड पे है, इंजीनियरिंग में है, प्रोग्रामिंग में है, काफी फील्ड में उसका इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट इन द सेंस फिर आपको वो काम सीखना पड़ेगा। एआई भी कोई अपने आप तो नहीं चलेगा, उसका बैकएंड प्रोसेस भी होगा, कंप्यूटिंग भी होगा, प्रोग्रामिंग होगा, तो अब आईटी वालों को वो सीखना पड़ेगा। बट पॉइंट ये है कि रातों रात सीखने के लिए सिखाने वाला भी होना चाहिए। और इंडियन कॉलेजेस से अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अचानक से एआई सिखाने लग जाएंगे, तो जब तक एआई आउटडेटेड हो चुका होगा तब तक इनके सिलेबस में आएगा। हाँ ये इतना स्लो प्रोसेस है, तो ये लोग टाइम के साथ कोप अप कर नहीं सकते, और इमीडिएट फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं। इसलिए इंडिया वाले जितने भी आईटी वाले हैं वो बेचारे जो पढ़ के बैठे हैं, वो टेक्नोलॉजी 10 साल पहले ऑब्सोलीट हो चुकी है। इंजीनियर्स का भी इंडिया में यही प्रॉब्लम है। इंजीनियर्स को जो कंसेप्ट पढ़ा के बाहर निकाल रहे हैं ना 4 साल से, वो कंसेप्ट प्रैक्टिस में 10 साल पुराने हो चुके, बाहर हो चुके, तो पुरानी चीजें सिखा के भेज देते हैं। और जब वो मार्केट में जाता है तो जो सीख के आया और जो चल रहा है वो मैच ही नहीं करता, और फिर वो बोलते हैं कि भाई ये तो 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी, तो ये क्या पढ़ के आ गया, कुछ काम का ही नहीं। अब वो फील्ड में काम करते करते सीख रहा है, फिर वो सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहा है, एक्स्ट्रा चीजें कर रहा है, ऑफिस में धक्के खा के, गालियां खा के, बेइज्जती करवा के सीख रहा है, क्योंकि उसको आता कुछ नहीं है, लेकिन ऑन पेपर वो इंजीनियर है। बात समझ आ रही? तो आईटी वालों का भी यही प्रॉब्लम हो रहा है, इंजीनियर्स का भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो स्किल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है वहीं से दिख रहा है। तो खर्चे कट डाउन करना कंपनी की मजबूरी हो गई। जो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है, आज आप एक बिजनेस की दुकान खोलो, बाजू में 4 सेम बैठ जाएंगे, देखा होगा आपने हर बिजनेस में। अपना वॉफल वाला बिजनेस देखा सूरत में आपने? एक बेल्जियन वॉफल खुला था सूरत में, लाइन लगती थी उसके वहाँ,
अब उसी के बाहर वो काउंटर पे वॉफल लगा के बैठा है, अंदर 250 का बिक रहा है या 80 रुपए बेच रहा है। बिजनेस कितना इंपैक्ट होता है मालूम है? वॉफल में कोई इंडस्ट्री में कुछ बिजनेस ही नहीं बचा। एक रास्ते पे जाओगे वीआईपी रोड पे तो एक लाइन में 10 वॉफल वाले, टेस्ट भी सबका सेम है क्योंकि एक ही दुकान से रॉ मटेरियल लेते हैं, टेस्ट सेम ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं है, मालूम पड़ रहा है। तो हर बिजनेस में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप थोड़ा प्रॉफिट बढ़ाने जाओगे, प्राइस बढ़ा के कॉम्पिटिटर प्राइस गिरा देगा, तो मार्जिन नहीं बढ़ा सकते, तो खर्चे काटना हर बिजनेस के लिए ये मजबूरी होगी। बाइजूस वाले ने बीच में यही किया था, उनके भी इन्वेस्टर्स ने प्रेशर कर दिया था कि बहुत हो गया, तो कब से बोल रहा है प्रॉफिटेबल होंगे, कब होंगे, अब प्रॉफिट दिखा। तो सबसे बेस्ट काम उसने किया, टीचर्स को ही निकाल दिया, जड़ से कंपनी खत्म कर देता हूँ। कंपनी नहीं बचेगी तो प्रॉफिट दिखाने का झंझट ही नहीं रहेगा। 1000 टीचर्स को निकाल दिया, बोला यार अजीब पागल आदमी है, टीचर्स के भरोसे तो क्लास चल रहा है, टीचर को निकाल देगा तो क्या मतलब हुआ, खर्चे कट डाउन कर। अब बाद में फिर कंपनी वाले ना जो सीनियर्स होते हैं वो ऐसे नोटिस इशू करते हैं, अब भाई कंपनी के एक्सपेंस पे कोई फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करेगा, ट्रेन से जाओ, फ्लाइट में जा रहे हो तो बिजनेस क्लास नहीं मिलेगा, इकोनॉमी क्लास मिलेगा, बहुत खर्चे फर्क पड़ता है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव कम नहीं होते, अपनी पोस्ट के फुल मजे लेते हैं। बिजनेस ट्रिप पे जाना है, मैं तो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ। मतलब इससे पहले कभी किया है? बोले नहीं, पर करता हूँ। कंपनी का खर्चा है तो बिजनेस क्लास में जाऊंगा, अपना खर्चा है तो बस में जाऊंगा। इतने डबल स्टैंडर्ड होते हैं, तो कंपनी के पैसे ऐसे ही उड़ा रहे हैं। अब फिर क्या है, मैनेजमेंट को समझ में आती है तो भाई ये सब एक्सपेंसेस बंद करो। तो कंपनी वाले जब ये पॉइंट पे आते हैं ना, कितनी कंपनीज ने, आईटी वालों ने वर्क फ्रॉम होम इसीलिए दे दिया था कि ऑपरेटिंग खर्चा बचता है। आप घर से काम कर रहे हो, इंटरनेट आपका, वाईफाई आपका, घर का बिजली का बिल, एसी का बिल, लैपटॉप का चार्जिंग आपका। लेकिन जब कंपनी में आके बैठते हो तब पूरा एसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट बिल फ्री की, चाय कॉफी, ठीक है, सारा ऑफिस का एक्सपेंस। तो वो सब कट डाउन करने के लिए बहुत सारे आईटी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम दे दिया कंपलसरी, कि भाई देखो मैनेजर तो तुम्हारे पीछे छोड़ रखा है, वो तो तुम्हारा खून पी का काम करा लेगा, घर तक आ जाएगा चेक करने, काम करते हो कि नहीं, वो टेंशन नहीं है, लेकिन हमारा ऑपरेटिंग खर्चा बचेगा। इतनी बड़ी प्रीमाइसिस जो लीज पे ले रखी है उसका लीज रेंट बचेगा। बहुत सारी कंपनीज ने अपने ऑफिस खाली कर दिए, ऐसे भी इश्यूज हो चुके हैं, वैसा है। तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए, कैपिटल रेशनिंग करने के लिए इस टाइप की चीजें कंपनीज रेगुलर बेसिस पे करती है। पता चला? क्लियर हो? अब ये थियरी की जो लैंग्वेज है, एक बार आप अभी रीड करके देख लो, या घर पे टाइम मिले ना मिले, बिजी रहते हो। हाँ, तो कैपिटल रेशनिंग की पूरी शॉर्ट नोट, और उसके साथ जो ये एक्सटर्नल इंटरनल वाला बोला है वो लैंग्वेज अभी देख लो, जो मैंने बोला आपको बहुत सारे पॉइंट इसमें देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। और टिक करके रखना, थियरी इंपॉर्टेंट है।
all projects. हाँ, लोअर आईआरआर है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट करेंगे। ये इंटरनल रैशनिंग हो गया ना, अब कंपनी के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो हर प्रोजेक्ट का अपना एक प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो एफर्ट तो सभी में लग रहा है ना, मैं वो धंधा क्यों करूँगा जिसमें कमाई कम है, उतना एफर्ट मैं किसी और बिजनेस में लगाऊंगा या जो चल रहा है उसमें अपना एफर्ट बढ़ा दूंगा। तो मोस्टली कंपनीज जो है इंटरनल रैशनिंग में ये सब भी डिसीजंस लेती है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, जो प्रोजेक्ट प्रॉफिट तो दे रहा है लेकिन आईआरआर कम है, मतलब परसेंटेज में रिटर्न कम है, प्लस में है इसका मतलब अच्छा है जरूरी। वो अपन देख रहे थे एनपीवी निकाला, 5 रुपये एनपीवी पॉजिटिव आया, कर लो बिजनेस पॉजिटिव। अरे 5 रुपये के लिए काम करूंगा क्या, बात वैसी हो गई। आईआरआर गिना तो आ रहा है 12%, उसके बदले दूसरा प्रोजेक्ट है आईआरआर 17%, तो 17 वाले पे जाऊंगा, 12 वाले पे क्यों जाऊंगा। मेहनत और टाइम तो दोनों में बराबर लग रहा है। तो ये फिर इंटरनल रेशनिंग वाला पार्ट आ गया कि कौन सा मतलब प्रोजेक्ट नहीं करना है। बहुत बार कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बंद कर देती है, ये पहले प्रोडक्ट आता था बंद कर दिया, बोले अच्छा प्रोडक्ट था। फूड प्रोडक्ट्स में बहुत बार कंपनी करती है, ऐड भी आती है, बहुत बार थ्रेड आता है कितनी बार इंस्टा पे भी कि ये प्रोडक्ट्स पहले मिलते थे अब इन कंपनीज ने बंद कर दिए, अच्छे प्रोडक्ट थे, आपको शायद टेस्ट पसंद भी होगा फिर भी बंद हो गया। रीजन बीइंग कि उनके लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं था कि अलग से उसके लिए इन्वेंट्री लाइन चलाए। तो भाई टेस्ट अच्छा होगा, लोगों को पसंद था ठीक है, बट उतनी सेल नहीं थी, उतना प्रॉफिटेबल नहीं था। एवरीथिंग इज अबाउट नंबर्स। फिर वो आपके लिए वो प्रोजेक्ट चलाते रहेंगे और उसमें उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टर्स को कैसे दिखाएंगे। तो इस तरीके से चीजें होती है। ठीक है, और कुछ लैंग्वेज IRR सर वही पॉइंट है ना जहाँ पे पूरा कॉस्ट रिकवर हो जाता है। वो तो एनपीवी इक्वल टू 0 वाला पॉइंट होता है। आईआरआर तो आपका उससे ज्यादा आ रहा होगा तो आप प्रॉफिट में, उससे कम आ रहा होगा तो लॉस में। वैसा अपन वो कैलकुलेशन के लिए 0 वाला पॉइंट यूज करते हैं। ऐसा बोलो, और कुछ डाउट लैंग्वेज में, कुछ नहीं समझ आया? मार्केटिंग बजट भी कितनी बार कंपनीज को कंट्रोल करना पड़ जाता है, वो भी एक पॉइंट है रैशनिंग में। मार्केटिंग में बहुत खर्चा होता है। ये जो कंपनीज है ना, डोमिनोज, जोमेटो, स्विगी, क्यूएसआर जो अपने बोलते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, इनका मार्केटिंग जो बजट है दैट इज अराउंड 35% ऑफ देयर रेवेन्यू। बहुत बड़ा नंबर है वो। तो अब जोमेटो और डोमिनोज है, तो आप टीवी पे ऐड देखते हो, डोमिनोज की ऐड आती, डोमिनोज को जरूरत है ऐड देने की, सब जानते हैं ना डोमिनोज के बारे में, फिर भी क्यों ऐड दे रहा है, बार बार याद दिलाता है। अब आपने देखा होगा क्रिकेट मैच के बीच में डोमिनोज की ऐड आ रही है, वो पूरा चीज बस पिज्जा ना, वो टीवी के इस कोने से लेके उस कोने तक पूरा खींच के लेके जाते हैं, है ना। और वो चीज देख के फिर आपका ऐसे दिल मेल्ट हो जाता है। अब मम्मी ने रोटी सब्जी रख दी सामने, ये कौन खाएगा, क्या है, हटाओ यार पिज्जा मंगाते हैं, चलो अभी तो खा लेते, शाम को मंगवाएंगे, फर्क पड़ता है ऐसा। तो ये ना वो रिकॉल वैल्यू है, बार बार याद कराना पड़ता है कि भाई पिज्जा बहुत चीजी होता है, देखो आपको बता रहे हैं कितना चीज डालते हैं इसमें, ठीक है। क्वालिटी मत पूछना चीज की, लेकिन चीज डालते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्वालिटी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, वैसा है। फिर एसएमसी वाले रेड करते हैं ना, इनके बाद सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब कचरा खिलाते हैं अपने को 4 गुना पैसे लेके, ये फैक्ट है। चीज, बटर, मेयोनीज इतना लो क्वालिटी का यूज होता है, जो सप्लायर होते हैं उनको पूछो मालूम पड़ेगा कि वो ओरिजिनल यूज ही नहीं करते, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हैं उसमें ओरिजिनल अफोर्डेबल होने ही नहीं वाला। आप सोचो फ्रैंकी खा रहे हो 50 रुपए की, वो चीज फ्रैंकी 50 रुपए चीज फ्रैंकी घर पे बना के देखना कॉस्टिंग क्या बैठती है। पॉसिबल ही नहीं है कि आपको सही इंग्रेडिएंट 50 रुपए में बेचे और अपना घर भी चला ले और आपका पेट भी भर ले। वो क्वालिटी इतनी सब स्टैंडर्ड यूज करेंगे तभी जाके मार्जिन निकलता है, वो फैक्ट है। बट अब वो हैबिट हो गई ना, अपने घर का खाना फिर अलग चीज हो गई, बाहर का हाँ चाहिए तो चाहिए, फिर आदत। और सूरत वाले अपने तो और अलग है, अपना तो घर से ज्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं, तो होना ही है। वो बार बार आपको ना रिकॉल करा करा के टेम्प्ट करते रहते हैं कि आप ऑर्डर करो। अब ये पूरे नेशनल टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो एक ही साथ करोड़ों लोग देख रहे हैं। अब उसमें से कितने लोग होंगे आपके जैसे जिनको अब रोटी सब्जी दाल चावल अच्छा नहीं लग रहा है और शाम को ऑर्डर करेंगे। पता है वो एक एडवर्टाइजमेंट में ना एक दिन के कितने ऑर्डर बढ़ जाते हैं। तो वो लूप है, उनके लिए भी वो चीज मजबूरी है। जोमेटो और डोमिनोज वाला जिस दिन टीवी पे ऐड देना बंद कर देगा ना, उसकी आधी सेल खत्म हो जाएगी। बिकॉज घर का खाना भी 4-5 दिन रेगुलर खाओगे तो आदत पड़ जाएगी, फिर लगेगा नहीं सही है, इतना बुरा भी नहीं है, फिर मन नहीं करेगा पिज्जा ऑर्डर करने का, वैसा है तो हैबिट हो जाएगी। लेकिन वो बार बार आपको दिखा दिखा के टेम्प्ट करता रहता है कि भाई मंगवा लो, ऑर्डर कर लो, तो उस बहाने ना वो ऑर्डर वैल्यू जनरेट होती है। तो 35% कोई कंपनी अपने रेवेन्यू का अगर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती है, तो वो ऐसा नहीं है कि बिना बात के ओवर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो उनकी मजबूरी है, बिजनेस मॉडल वैसा है।
क्योंकि कस्टमर को रिकॉल करवाना पड़ेगा। और बहुत बार ऐसे कंस्ट्रेंट्स की वजह से उनको थोड़ा बहुत वो बजट लेके चलना पड़ता है कि इससे ऊपर गए ना तो प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो जाएगी और गड़बड़ होगी, तो वो भी एक मैक्सिमम कैप रखना पड़ेगा। तो मार्केटिंग तो आप पूरी कर दो, 100 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए मार्केटिंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाइजूस वाला तो अलग था, 1 रुपया कमाने के लिए 2 रुपए की मार्केटिंग करता है, इसलिए बिजनेस की हालत है। मतलब मैथ्स पढ़ा रहा है और खुद ही नहीं आता है, सोचो। वो रियल फैक्ट है, उसकी बैलेंस शीट बोल रही है 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए 2 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। तो ऐसा बिजनेस कितने दिन चलेगा? और रेवेन्यू बोल रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूँ, समझ आ रही है? तो पैसा कहाँ से आ रहा था? इन्वेस्टर्स का पैसा, और वो खत्म हो गया। अब इन्वेस्टर्स ने बोल दिया भाई प्रॉफिट दिखा, नहीं तो और पैसे नहीं देंगे, जो करना है कर। अब जब पैसों का फंड फ्लो ही बंद हो गया तो सारी मार्केटिंग खत्म और बिजनेस मॉडल फ्लॉप हो गया वैसा। तो ये प्रॉब्लम है, और भी है इस लाइन में अभी, बाकी कंपनीज भी हैं। ठीक है, जो एडटेक स्टार्टअप के नाम पे चल रही है ना, वो वाला पार्ट है। ये फंडिंग के ऊपर चल रहा है, अनअकैडमी है, फिजिक्स वाला है, सब वही कर रहे हैं, सेम लाइन पे चल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी का इशू है लेकिन ब्रांडिंग कर रहे हैं, आईपीओ तक चले जाएंगे, फिर आप देख लो क्या है। ठीक है, तो मैटर वही है, सबका टारगेट आईपीओ है। ठीक है, आपको पता ही, वो लास्ट बकरा जो चेन में होता है वो अपना रिटेल इन्वेस्टर ही है। हाँ, उसको बेवकूफ़ बना दिया तो हो गया काम, बीच में सब कमा लेंगे। चलो, तो ये टॉपिक है कैपिटल रेशनिंग वाला, ध्यान रखना। और कुछ बचा है इसमें? क्रैकर लाए हो आप लोग? ठीक है, आईआरआर को अगर कुछ कराना है सम्स तो उसमें से ही कराना पड़ेगा, क्योंकि एक आईआरआर का सम एक्चुअली करवाना तो है। एक काम करते हैं ना, चलो कोई नहीं, क्रैकर नहीं भी तो सम अपने बना लेते हैं एकदम फ्रेश, डोमिनोज के पिज्जा से भी फ्रेश। ठीक है, उन लोग का डोमिनोज का पिज्जा का प्रिपरेशन का एवरेज है 6 मिनट्स, मालूम है? 30 मिनट्स की गारंटी देता है ना, तो 30 मिनट्स में पिज्जा घर तक पहुंचाना है, सिग्नल और ट्रैफिक पार करके। तो आपने सोचा पिज्जा बनाने के लिए कितना टाइम लगता होगा? फिर तो 30 मिनट में ऑर्डर देने के बाद 30 मिनट्स में डिलीवर करेगा, नहीं तो फ्री। तो 30 मिनट्स के अंदर कुकिंग टाइम कितना है? एवरेज 5 to 6 मिनट्स। 5-6 मिनट में पिज्जा पका के दे रहा है तो क्या ही पका के देगा? उसकी ब्रेड खाओ तो ऐसा लगता है वो कच्चा मैदा ही दे दिया उसने। थोड़ा और कम पकाता तो ऐसा लगता है डायरेक्ट मैदा खा रहे अपन। उसकी ब्रेड कुक्ड होती ही नहीं है, तो वो बेकिंग के लिए टाइम मिलना चाहिए ना, तो वो इतनी क्विकली वो लोग उसको प्रोसेस कर रहे हैं, फिर उतनी जल्दी डिलीवरी भी हो रही है। तो उसमें जो कुकिंग टाइम है, उसके जो सीईओ है उसका इंटरव्यू सुना था मैंने कि 30 मिनट्स वाली जो स्ट्रैटेजी लाया ना, डोमिनोज चला है इस वजह से। 2 चीजें जैसे डोमिनोज फेमस हुआ, एक चीज बस्ट और एक 30 मिनट्स वाली स्ट्रैटेजी कि भाई नहीं तो फ्री में प्रोवाइड करेंगे। वो इतना बड़ा मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक था, 30 मिनट्स में फ्री आता है कि नहीं आता है, उस चक्कर में लोगों ने ऑर्डर किया है कि देखते मंगा के देखते हैं 30 मिनट में आता है कि नहीं। अपने यहाँ पे कहाँ इतने ट्रैफिक में पहुंचेगा, और वो 29 मिनट में आ गया। अब मूड तो खराब हो ही गया कि अब पैसे देके खाना पड़ेगा, उस चक्कर में सेल बढ़ गई। पर उन्होंने उस चीज को पूरा फिगर आउट किया कि 30 मिनट्स में एक्चुअली में पहुंचाना है। अगर मार्केट में आपने अनाउंस कर दिया है और फिर आपका हर ऑर्डर डिले हो रहा है तो नुकसान ही हो जाएगा। बट उनकी प्रोबेबिलिटी, चलो 10 में से 1-2 ऑर्डर डिले हो भी गए, स्टिल इट इज ओके, मार्केटिंग कॉस्ट मान के जाने देंगे, लेकिन कम से कम बाकी ऑर्डर्स तो बढ़ेंगे। उस बहाने 10 लोग ज्यादा ऑर्डर करेंगे ना तो एवरेज ऑफ हो जाएगा। बट वो 30 मिनट्स को उन्होंने ब्रेक डाउन किया कि इसमें से इतना मिनट ऑर्डर एक्सेप्ट करने में, इतने मिनट राइडर को पिकअप करके पहुंचाने में, इतने मिनट वो आके काउंटर पे खड़ा रह के पिकअप करके जाएगा, उसमें लगेंगे। तो वो जो सारा ब्रेक डाउन किया ना, तो कुकिंग के लिए उनके जो टाइम बचा वो 5 to 6 मिनट्स। अब जो ओवन्स वो लोग यूज करते हैं बेकिंग के लिए, वो ओवन्स उतने टेम्परेचर पे वर्क करते हैं कि आप, वो रेडी होते हैं ना, वो प्री हीटेड होते हैं, तो उसके अंदर आप पिज्जा रखोगे तो 5 से 6 मिनट में वो कुक हो जाएगा, जितना भी वो कुक करके दे रहे हैं। तो 30 मिनट्स के अंदर कुकिंग टाइम 5 to 6 मिनट। सोचो कितना कैलकुलेटिव बिजनेस है। आप पिज्जा खाते टाइम इतना दिमाग नहीं लगा रहे, वो बेचारा बना के बेचते टाइम 1-1 मिनट नहीं 1-1 सेकंड गिन रहा है कि 30 मिनट्स में घर तक डिलीवर कैसे करना है। समझ आ रही? ठीक है, चलो देखते हैं, सम देख लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ नंबर अज्यूम करते हैं। कल 10 लाख ही लिया था क्या? चेंज कर देते हैं, सेम होगा तो मजा नहीं। इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो ना, 50 लाख। ठीक है, ये सारा डेटा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50 lakhs, लाइफ 6 years, CF80 है पर एनम 12 लाख रुपीस, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12% पर एनम। अब ये डेटा दे रखा है, आपको ढूंढना है एनपीवी।
और फिर IRR ढूंढने के लिए पहले NPV एक बार ढूंढना ही पड़ेगा, उसके बिना गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। स्टार्ट करो। ये देखो पूरा पर्सनल अमाउंट और टोटल से डिवाइड हो क्या हो गया? सर अमाउंट तो 50 लाख तक लाना है ना हमने। नहीं, मैंने सब बता रखा है क्या करना है, मेरे को मत पूछो। तुम लोग बताओ किया क्या, NPV आया कि नहीं आया? नेगेटिव NPV नेगेटिव आया? 12% का नेगेटिव है।
नहीं आई डाउट इतना मार्जिन में नेगेटिव कैसे आ रहा है। मुझे जीटी फैक्टर बताओ। ना एक एलसी दो मुझे। अच्छा वो हो इतना इतना नियर बाय आ गया। नहीं तो फिर अगर माइनस में जा रहा है आईआरआर तो फिर भी निकल सकता है, इसमें भी ऐसा प्रॉब्लम है। मुझे वो नहीं कराना था, मुझे पॉजिटिव वाला करवाना था कि प्लस में आ जाए। हाँ 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 एक्चुअल रेट तो आप किसी भी इसमें निकाल सकते हैं। चलो ये कंप्लीट कराना है तो करा देता हूँ। इसमें जो आपका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा था ना ये 4.11 आ रहा था, इंटू 12 लाख किया तो 49.33 ऐसा कुछ आ रहा है लैक्स में। तो एनपीवी तो माइनस में चला गया 67,000 समथिंग, राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं, 2 डिजिट ले लिए। 67,000 जो है वो नेगेटिव एनपीवी आ रहा है। तो नेगेटिव एनपीवी है फिर भी आईआरआर तो रिटर्न तो आपने कुछ तो कमाया ही होगा, तो ऐसा नहीं कि इसमें आईआरआर निकल नहीं सकता, लेकिन जो आईआरआर आएगा लॉजिकली वो इससे कम होगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात होगी, कंसेप्चुअल चीज होगी कि 12% तो ब्याज भर रहे हो और बचता कुछ नहीं है, जेब से जा रहा है। तो जो एक्चुअल कमा रहे हो 12 से कम कमा रहे हो, तभी तो ये सिचुएशन अराइज हुई ना। तो अब कितना कमा रहे हो परसेंटेज में निकालना है, तो देख लेते हैं। तो आपको यही चीज कैलकुलेट करनी है आईआरआर पर्सपेक्टिव से। तो आपको एनपीवी कैलकुलेट करना पड़ेगा इससे लोअर रेट पे। हमें जीरो की तरफ जाना है ना, वैसा है। कॉस्ट घटाओगे तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। एनपीवी जीरो की तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक काम करो, एनपीवी निकालो एट 11%, ठीक है। एट 12 तो आपने निकाल लिया, वो तो आ गया ये रहा। कितना 7 पॉजिटिव आ रहा है ये। तो आपका आंसर 11 पॉइंट समथिंग होगा, वही आने वाला है। अब कैलकुलेशन आईआरआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, 11% यहाँ बेस बना देते हैं, ये 12%, बीच में कहीं एनपीवी जीरो वाला पॉइंट आएगा। अब 11% पे एनपीवी है 76,645 और यहाँ पे 67,000 मैंने एक बार राउंड ऑफ करके ले लिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें वो डिस्टेंस देखना है। 76,645 यूनिट्स, ये वाला डिस्टेंस है 67,000 यूनिट्स, और ये टोटल डिस्टेंस इन दोनों का एडिशन करो, ये कितना हो रहा है। चले कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, अभी चल जाएगा। मैं इन दोनों को प्लस करके एक बार 645 ले लेता हूँ। 142 645, मतलब मैं ये नंबर्स यूज कर रहा हूँ। अब इसमें से हमें इस पॉइंट पे जाना है। अगर हम ये स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आईआरआर निकालने के लिए बेस तो 11% है, प्लस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 76,645 और जो टोटल डिस्टेंस है वो है 142,645। समझ आ गया, ठीक है। अब ये इंटू 1% का ही गैप है ना, 11 to 12, ये आप गिन लो कितना आ रहा है। 11 में प्लस कर दो 537 या 54, तो 11.54 ये है आपका आईआरआर। दिस इज लेस देन 12%, वो होना ही था बिकॉज एनपीवी नेगेटिव आ रहा है। समझ आया कैसे गिनना है। अभी लास्ट लेक्चर में किया था अपन ने, सेम ही। आप देख के नहीं आए हो तो फिर आपकी गलती है, मैंने अपलोड कर दिया था। हाँ तुम्हारा एक्सेस का तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा, तुम्हारे पास एक्सेस है ऑलरेडी, कोर्स परचेज करके आया था। कोर्स परचेज मॉड्यूल 2 1 का भी तो दूसरे नंबर पे करवाया था तुमने, दोनों नंबर पे डाल दीजिए, सब्सक्राइब करें। तो मैसेज करना चाहिए था मेरे को, लेक्चर भेज देता मैं जाग ही रहा होता हूँ 12 बजे, कोई टेंशन नहीं। चलो हाँ ये हो गया यहाँ तक। अब पॉजिटिव वाला भी ये कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ नहीं, मैं यहाँ पे CFAT चेंज कर देता हूँ। ये जो 12 लाख वाला CFAT है ना, अपन इसको बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 15 लाख। बाकी सब डेटा सेम, खाली CFAT चेंज कर दिया, पर है ना 15 लाख। अब कैलकुलेट कर लो, नया क्वेश्चन बन गया।
बोलो क्या हुआ? एनपीवी आया? एनपीवी पॉजिटिव आया ना, तो 12 से ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा। हाँ 13 ट्राई करो, 14 ट्राई करो, 16 पे नेगेटिव आ रहा है। तो उससे कम पे ट्राई किया, क्या आ रहा है? सबका आंसर अलग कैसे हो? बाकी सबका क्या है? इतनी वैरायटी कहाँ से ले आते हो तुम लोग आंसर? अरे 12 को 16 ले रहे हैं। हर से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 4 में तो करना है, 15 में 16 ले रहे हैं। तो नहीं करना पड़ेगा मल्टीप्लाई पे, तो क्या करना पड़ेगा? तो भी आंसर तो सेम ही आना चाहिए। आंसर तो सेम ही आना। हाँ फिर भी खराब करना। वैसे कराओगे तुम लोग? 50 का करना है। जानबूझ के करते हो, सच में नहीं आता है। तो 15 में का आया। 5 6 7 6 7 ये बताओ ना मल्टीप्लिकेशन। प्रेजेंट वैल्यू ऐसे मत बोला करो, 61 लाख ऐसा कुछ बोलोगे तो समझ आता है। हाँ 6,16,000 अरे हो ही नहीं सकता ऐसा। 67,110 ऐसे बोला करो। हाँ हाँ कर रहा हूँ ना, पहले लिखो तो सही।
You can see. क्या हुआ? वायरस वायरस है। You can सर 19% आ रहा है, 19.44। एनपीवी ये आ रहा है सबका। 19.44। अब मैं ही गिन रहा हूँ, छोड़ दो। वो बढ़ाते जा रहे हो तुम लोग तो। एनपीवी तो आया ना यहाँ तक, ये 12% पे आया ना। अब ये तो काफी पॉजिटिव है, 11 लाख पे जा रहा है, तो सीधा 15% पे तो मिनिमम ट्राई करना ही चाहिए, वैसा है। तो भी बढ़ा। हाँ तो आएगा, बट एक रेंज का पता चले कितना वेरिएशन आता है, वो तो सॉल्व करके ही पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको पीवीफा लेना पड़ेगा एट 15% फॉर 6 years। ये कितना फैक्टर है, फैक्टर बताओ। 3.7। ये मल्टीप्लाई करके 3.78 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके 56,76,724 इतना आ रहा है। कैसे आ रहा है 45 और ओके नहीं ठीक है। इसमें से 50 लाख माइनस, तो एनपीवी आएगा 6,76,720। तो ये भी अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। नेक्स्ट ऑप्शन है फिर 20 ले लो डायरेक्टली। 16 में नेगेटिव आई नहीं सर। सुनो 12% पे 11 लाख आ रहा है, 15% पे 6 लाख आ रहा है, तो 16 का माइनस में जा ही नहीं सकता इतना, तो 20% पे ट्राई करो। हाँ कोई बात नहीं। ये फैक्टर बता दो ना 20% वाला। करो वैल्यू बताओ। 49,88,265 क्या? नहीं ये थोड़ी आ सकता है 15। 11,734। आया नेगेटिव ये, तो आपका आंसर 19 पॉइंट समथिंग हो सकता है, ठीक है। ये देखो 0 के एकदम क्लोज है। अब 2 ऑप्शन है, अगर सॉल्व करना है तो एक 19 वाला निकाल के 1% की एक्यूरेसी पे गिन सकते हो, या फिर 5% की एक्यूरेसी भी यूज कर सकते हो। आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, बट इंटू 5 करके भी काम हो सकता है, तो वो दोनों ऑप्शन है। मैं आपको एक बार ये 15 to 20 वाला बता देता हूँ, 19 वाला आप खुद कर लेना। 15 to 20% वाली रेंज ले रहा हूँ। इसमें है 6,76,724, यहाँ है 11,000 नेगेटिव, 0 यहाँ कहीं आसपास में होगा। डिस्टेंस यहाँ से पता चल जाएगा, ये डिस्टेंस है 676,724 और ये डिस्टेंस है 11,735। टोटल डिस्टेंस आपको ऐड करके मिलेगा 458। अब यहाँ से IRR निकाल लेते हैं। 15% प्लस, हमें 15 से यहाँ तक जाना है ना, तो ये पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। 676,727 डिवाइड बाई 688,458 इंटू 5, ठीक है। 5% का गैप ले रहे अपन, इंटू। अब ये पहले गिनो, इंटू 5, फिर 15 में प्लस करो। 19.91 आ रहा है बाकी सबका। 19.91 दूसरा ऑप्शन आपके पास था। फिर 20 के बाद आप 19 पे भी सॉल्व करो, जो एनपीवी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा उसके बीच में भी यही करना पड़ेगा, बट यह इंटू 1 करके आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? कितना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आ रहा है 1920 लेके चले तो आ रहा है। कितना आ रहा है? 19.907 है तो हाँ थोड़ा बहुत ही फर्क है, इतना 19.44 नहीं आएगा, वहाँ फिर कुछ गलती हुई होगी।
अच्छा एक काम करो, मुझे 19% पे एनपी भी बता दो। 114665 ये आ रहा है। हाँ तो फिर तो आगे सही आना चाहिए। ये टोटल निकाल लो प्लस करके, वैल्यू गलत थी। ठीक 20 वाली ओके, तो ये आंसर आएगा 19.91। तो 5% का अगर आपने गैप ले भी लिया तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो 15 के बाद 20 गिना और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आपको प्रूव करा दिया तो टाइम बचेगा, फिर आप एक एक गिनो 18 19 गिनते जाओ, उतना नहीं करना है। तो अपने पास ऑप्शन है और आंसर में बहुत हैवी वेरिएशन आता नहीं है तो वो चलेगी वैसे। तो 19.91 आपका IRR फाइनली आ गया। पता चला ये आप क्लियर है IRR कैसे गिनना है? ठीक है, अब ये टॉपिक तो आपका सम के साथ प्रैक्टिस हो गया। अब आगे जो है फिर अपने क्रैकर में बहुत सारे सम्स हैं, मैं आज देख लेता हूँ क्रैकर में जो सेम टाइप के हैं वो मैं मैसेज कर दूंगा आपको होमवर्क में करने। बड़ा चैप्टर है, अब सम्स में टाइम भी लगता है, सारी चीजें यहाँ करोगे तो 10-15 दिन तक और यही चैप्टर चलेगा। तो सेम टाइप के सम्स आपको घर पे ही करके आने पड़ेंगे। डेली 3-4 सम्स कंप्लीट करो और फिर उसके डाउट्स अपने इन बिटवीन लेते रहेंगे तो ठीक है। क्योंकि अभी जितने टाइप्स कराया है ना IRR ये चैप्टर का इंटरवल है, इतने मेथड्स अभी पीछे और बाकी है तो वो भी मुझे सिखाना है। तो इनके सम्स आप करते जाओगे, मीनवाइल में आगे करवाऊंगा तो वो कंप्लीट होगा वैसा है। Thank you.